नमस्कार। आप सभी का काव्य कुमुद के मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं श्वेता श्रीवास्तव बाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपकी नजर में प्यार क्या है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे लिए प्यार एक एहसास, एक जज्बात है जिसको लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। प्यार वो एहसास है जो न बताया जा सकता है, न जताया जा सकता है। प्यार सिर्फ प्यार है। प्यार में ये दिल न जाने कितना बेकरार हो जाता है। लफ्जों में बयां ना हो पाए, ऐसी डोर तुमसे बन गई। सच कहते हैं दुनिया वाले, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई। ऐसा ही कुछ होता है इश्क। इश्क होता है तो ये इश्क जब हो जाता है ना, तो न दिन में चैन होता है, न रातों को करार। न जाने कहाँ ये दिल खो गया मेरे यार। हाँ, प्यार में रहता दिल बेकरार। कैसे सुनाए हाल दिल, ये तेरे इश्क का बीमार। सुन सकते हो, सुन सकते हो तो सुनो मेरे दिल का हाल। हाँ, तुम हो, सिर्फ तुम हो मेरा चैनो करार। दोस्तों, हाले दिल बयां कितना मुश्किल होता है, ये बताया नहीं जा सकता। इसी तर्ज पर हमारे मंच पर इस हफ्ते का विषय हाले दिल। इस हफ्ते भी हर हफ्ते की तरह बहुत सारी खूबसूरत नज़में, गज़लें और कविताएं हमें प्राप्त हुई। हर कविता, गज़ल, नज़्म उतनी ही खूबसूरत। हर बार की तरह ये एक बहुत बड़ा टास्क था हमारी पूरी टीम के लिए कि कैसे हम उन रचनाओं में से सर्वश्रेष्ठ रचना जो आज हमारे रचना साथ जो आज हमारे साथ ठीक है, अपना सब लोग। सब लोग तो हाले दिल होता ही कुछ ऐसा है, इसे बयां करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तर्ज पर हमारे मंच पर दिया गया विषय हाले दिल। तो आइए मिलते हैं हाले दिल के विजेता रचनाकारों के साथ। स्वागत करते हैं हम पहले उनका, जो आज हमारे मंच पे नहीं है। रागनी प्रीत जी, निकेश कुमार जी, राम नरेश त्रिपाठी जी। अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कुमार मलय जी, आशा किरण जी, नीरज श्रीवास्तव जी और डॉक्टर मीनू बंसल जी। आप सभी का काव्य कुमुद के मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ जो जिन्होंने हमारे मंच पे 6 बार लगातार 6 बार अपनी रचनाएं प्रेषित की और 5 बार वो हमारे साथ विजेता रहे। ये केवल किसी नाम के मोहताज नहीं है। कुमार मलय, सब जानते हैं इनका परिचय और ये क्या है। कुमार मलय जी, आप और जो इनकी व्यक्ति बोलती है उसके क्या कहने। कुमार बजल मलय जी की मैं पर्सनली बहुत बड़ी फैन हूँ। कुमार मलय जी का स्वागत करती हूँ मैं मुस्कान सागर के शब्दों में। आज रात आज रात उनसे मुलाकात का वादा है। आज रात उनसे मुलाकात का वादा है। ऐ चांद बता, मुझे तेरा क्या इरादा है। उतर न आना जमी पर, उतर न आना जमी पर, देख कशिश उसकी, उस शख्स के आगे, उस शख्स के आगे तेरा नूर भी सादा है। तो ऐसे ही है कुमार मलय जी की लेखनी। कुमार मलय जी, आपका हमारे काव्य कुमुद के पटल पर 5वीं बार अभिनंदन है। जी बहुत शुक्रिया श्वेता जी। कुमार मलय जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं और आपकी गजलों के क्या कहने। हम सब जितने भी राइटर्स हैं, ऐसा जो मंचों पे जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कुमार मलय का नाम न जानता हो। तो और कुमार मैंने भी, चूंकि आप किसी बहुत परिचय के मोहताज नहीं है, यहाँ पे सभी जानते हैं आप एक स्कूल के प्रिंसिपल रहे, फिर आपने लिखना शुरू किया और आप बच्चों को देख करके। अब मैं आपके लिए कितना ही प्रश्न पूछूं, मुझे पता है आप, लेकिन कुमार बोले जी, आप वो कुछ ऐसी घटना शेयर करिए जो आपको दिल को छू गई हो और फिर उस घटना को देख करके आपका मन किया हो कुछ लिखने का। कभी ऐसा होता है, हमारे सबके साथ होता है कि हम ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसे देखते हैं, सुनते हैं या न्यूज में आता है, फिर हम दर्द से या खुशी से किसी भी तरह से हो जाते हैं, तो फिर कोई रचना लिख देते हैं। तो आज मैं वो आपके सुनना चाहूंगी, वो इंसिडेंट सुनना चाहूंगी कि कब ऐसा हुआ था आपके साथ।
अ, श्वेता जी, पहली बार मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि मैं गज़ल लिखता नहीं, क्योंकि गज़ल के लिए बहर होना बहुत ज़रूरी है, और बहर की एक बंदिश होती है, एक ख़ास नियम कानून है उसके, और मैं अपने एहसासों को बहर में नहीं बाँधता, और इसलिए मैं गज़ल नहीं लिखता, कह सकते हैं। और कविता कह सकते हैं उसको, तो कविता लिखता हूँ। अब जैसा आपने कहा कि मैं केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल रहा हूँ और काफी लंबा अरसा मैंने गुजारा है, तो कई बार ऐसा होता था कि बच्चों के घर भी जाना होता था। कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, या फिर कुछ बच्चों की कुछ शरारतें थी, बहुत सारी परेशानियां होती हैं बच्चों के साथ में। तो मैं उनके घर जाया करता था, और जब देखता था कि नहीं, बच्चे के पेरेंट्स भी नहीं आ रहे हैं और बच्चा ध्यान भी नहीं दे रहा है, तो एक आध टीचर को साथ में लिया, और कभी कभी तो अकेले भी मैं पहुंच जाता था। ऐसे में एक बार हुआ क्या कि मैं उस पेरेंट्स के घर पे गया हुआ था, जिसके बच्चे के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और मैंने जब बातचीत उसको की, तो बच्चे के फादर ने कहा कि मैंने उसको घर से निकाल दिया है, और वो इधर उधर केवल करता था, पढ़ता लिखता नहीं था, मेरा नाम खराब कर रहा था, मैंने निकाल दिया। मैंने पूछा कि आखिर वो रहता कहाँ है, और वो बच्चा 10वीं क्लास का था। मैंने कहा वो रहता कहाँ है, तो मुझे नहीं पता कहाँ रहता है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि एक पिता अपने बच्चे के बारे में ऐसी बात कर रहा है, जबकि उनकी जिम्मेवारी थी बच्चे को देखना, उसको संभालना, उसको सही रास्ते पर लाना। फिर मैंने कहा कि नहीं, आप सही नहीं कर रहे हैं ये। तो नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बात नहीं मानता है, लड़ता है मुझसे। मैंने कहा कि ऐसा तो आपने शुरू से किया होगा ना, जब पहली चिंगारी उठी होगी उसी वक्त अगर आपने उसको दबाया होता, तो ये आज आग बन करके उभरती नहीं। आप उसको बुलाइए, और उसको क्या प्रॉब्लम है उससे बैठ करके दोस्त की तरह उससे बात कीजिए, देखिए कहाँ क्या हो रहा है, और विद्यालय से जो कुछ बन पड़ेगा वो विद्यालय जरूर करेगा उसके लिए। अगर आप उसे पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकते हैं, तो मैं पर्सनली कहता हूं कि वो खर्चा मैं दूंगा उसको, किसी भी चीज के लिए। लेकिन आप उसको घर में रहने दें, उसको माँ बाप के रहते हुए अनाथ होने का एहसास नहीं कराएं उसको। कल को वो आगे जाके क्या बनेगा, एक मन में एक खटास लिए वो बड़ा होगा कि मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरा घर नहीं है। तो ये आप अपने बच्चे को बना नहीं रहे हैं, आपने उनको जन्म दिया है, तो उसको सही रास्ता दिखाना भी आपका कर्तव्य है। और मैं खुश हूँ कि अ, एक आध हफ्ते में हालात सुधरे, और मैं फिर उसके घर गया तो देखा कि सब कुछ ठीक है। और तो उस वक्त मैंने एक कविता लिखी थी एक पिता के ऊपर में, जो आज मौका मिला तो आज मैं सुनाऊंगा उसको, कि मैं भी एक पिता हूँ, और एक पिता होने के नाते मेरा दायित्व क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, उससे संबंधित एक कविता मैंने लिखी, वो मैं संभव हुआ तो मैं सुनाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो जिंदगी में आती है, और कुछ कुछ प्रेरित करती हैं कि कुछ शब्द लिखूं उस पर। ऐसे ही है। श्वेता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। मैं मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल सुनेंगे वो रचना, क्योंकि वो इतने प्यारे इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। तो हम पहले अपना गजल सुन करके तुरंत ही वो रचना, क्योंकि ये इंसिडेंट इतना प्यारा आपने बताया जी। लोग सच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुरंत ही फैसला ले लेते हैं, उसका अंजाम तक नहीं समझते हैं, क्योंकि एक बच्चे का जो 15-16 साल की एज होती है, उस एज बच्चा घड़े के समान होता है, उसको बिल्कुल संभालना पड़ता है, संवारना पड़ता है। तो उस वक्त अगर पिता ऐसा कोई तो घर से बाहर निकाले तो वो कितने गलत रास्ते पे जा सकता है। आपने एक पिता को समझाया, बहुत अच्छा, बहुत ही नेक कार्य। और उस गजल को, ये रचना को आपकी सुनेंगे जरूर। आपके गजल के बाद पहले हम वो आपकी वो रचना सुनेंगे, दिल, जिस जो आपने हमारे मंच पे सुशोभित की है, जिस रचना को। बिल्कुल श्वेता जी, और गजल तो नहीं कहूंगा मैं इसे, लेकिन फिर भी कविता है। मतलब ये मैं आपको सुनाता नहीं, हूँ। मतलब आपने मुझे एक चीज दी कि एक आजाद गजल होता है जिसमें बहर नहीं होता है। तो ये नहीं, बहर होता है उसमें, रदीफ को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, बहर तो होता है।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इतने बड़े राइटर तो नहीं है, क्योंकि गानों में मैं एक बार और बोलूंगी, जब हमारे गजल बनते हैं गाने, तो मैंने देखा है उसमें जरूरी नहीं होता है कि बिल्कुल लाइन टू लाइन लिख दिया जाए। हाँ, ये भी होता है कि कई बार हर मिसरे का बाहर अलग अलग होता है, ऐसा भी होता है। शायद एक बराबर हो, हाँ। नहीं होता है। श्वेता जी, ये मैं आप लोग के सामने रखता हूँ, जी जी। जो आपके आपके मंच पे कविता मेरी विजयी रही है। बेनूर हुई चेहरे को, बेनूर हुए चेहरे को अब सजाना कैसा, बेनूर हुए चेहरे को अब सजाना कैसा, आईने को निहार कर लजाना कैसा, बेनूर हुए चेहरे को अब सजाना कैसा, आईने को निहार कर लजाना कैसा, इश्क खुदा में जब मन डूब गया, इश्क खुदा में जब मन डूब गया, फिर दोनों जहान का खजाना कैसा, फिर दोनों जहान का खजाना कैसा, आंखों ने कर दिया हाल दिल बयां, आंखों ने कर दिया हाल दिल बयां, अब जुबां से कुछ भी बताना कैसा, अब जुबां से कुछ भी बताना कैसा, हाल दिल बेदर्द को क्या सुनाओ, हाल दिल बेदर्द को क्या सुनाओ, अश्कों से पत्थर को नहलाना कैसा, अश्कों से पत्थर को नहलाना कैसा, दिल में थी तुम्हारे लफ्जों की रागिनी, दिल में थी तुम्हारे लफ्जों की रागिनी, टूटे हुए साज को अब बजाना कैसा, टूटे हुए साज को अब बजाना कैसा, बदनसीबी हंस रही पहले से जिस पर, बदनसीबी हंस रही पहले से जिस पर, उस मजलूम को देख मुस्कुराना कैसा, उस मजलूम को देख मुस्कुराना कैसा, हाल दिल मेरा मेरी गजलों में पढ़ो, हाल दिल मेरा मेरी गजलों में पढ़ो, जो समझ न सके उन्हें सुनाना कैसा, जो समझ न सके उन्हें सुनाना कैसा, मान बैठा मलय मोहब्बत नसीब नहीं, मान बैठा मलय मोहब्बत नसीब नहीं, तन्हाइयों में फिर रोना गाना कैसा, तन्हाइयों में फिर रोना गाना कैसा, बेनूर हुए चेहरे को अब सजाना कैसा, आईने को निहार कर अब लजाना कैसा। धन्यवाद, शुक्रिया। सॉरी, सॉरी, बहुत ही प्यारी आपकी गजल, बहुत ही प्यारी। और मलय जी, मैं बिल्कुल नहीं समझती अपने आप को कि आपकी रचनाओं पे, आपकी कविताओं की मैं समीक्षा कर सकूं, क्योंकि मैंने बोला कि मैं कई बार बोल चुकी, आपसे तो मैं सीखती हूँ, लेकिन आपने जो बताया कि मौन रह करके आंखों से हाले दिल बयां कर दिया, और लफ्जों की रागिनी जो है उनके आपके दिल में है, तो तरन्नुम की क्या जरूरत। और हाले दिल अगर सुनना है मेरा, तो मेरी गजलें पढ़ो, तभी समझ सकते हो मेरे दिल का हाल। तो और इसे समझाना कैसा। बहुत ही प्यारी आपकी रचना, बहुत ही खूबसूरत, आप बहुत प्यारा लिखते हैं, इसकी कोई बात मतलब ये कहने की तो बात है नहीं, मेरे लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और मलय जी, क्योंकि आपने अपनी वो इंसिडेंट बताया, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे वो जो पिता पे आपने वो रचना लिखी थी, जरूर सुनाइए अभी। हाँ, जरूर श्वेता जी। और ये इसको मैंने खुद पर लिखा है कि अगर मैं पिता हूं तो मेरा कर्तव्य क्या होगा। ये इस पे है, ये प्रस्तुत है आप लोगों के सामने। मैं मैं तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाऊंगा, हर रास्ते पर चलने लायक तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाऊंगा, हर रास्ते पर चलने लायक तुम्हें बनाऊंगा, मैं चुप रहता हूं, तुम्हें लगता है मैं तुमसे नाराज हूं, मैं चुप रहता हूं, तुम्हें लगता है मैं तुमसे नाराज हूं, तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देता खर्च के लिए, तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी छोटी सी गलती पर भी तुम्हें मेरी डांट मिल जाती है, बात बात पर रोक टोक होती है, तुम्हारे कपड़ों को देखकर मैं नाराज हो जाता हूं, तुम्हें बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, संसार तुम्हारा घर नहीं है,
संसार तुम्हारा घर नहीं है, बाहर की दुनिया तुम्हारी माँ का आंचल नहीं है। संसार तुम्हारा घर नहीं है, बाहर की दुनिया तुम्हारी माँ का आंचल नहीं है। नौकरी आसान नहीं, नौकरी आसान नहीं, कदम कदम पर इनकार मिलेंगे, लोग गंदे भी मिलेंगे। तुम्हें ना सुनने की आदत डालनी होगी, तुम्हें ना सुनने की आदत डालनी होगी। हर कोई तुमसे खुश नहीं होगा, हर कोई तुमसे खुश नहीं होगा। तुम्हें आलोचना सुनने की आदत डालनी होगी। खुद को टूटकर बिखरने से बचाना होगा तुम्हें, खुद को टूटकर बिखरने से बचाना होगा तुम्हें। जब तुम बीमार पड़ते हो, जब जब तुम बीमार पड़ते हो, तुम्हारी माँ रोती है। जब तुम बीमार पड़ते हो, तुम्हारी माँ रोती है। मैं खामोश रहता हूँ, मैं खामोश रहता हूँ, मगर दिल खून के आंसू रोता है, मगर दिल खून के आंसू रोता है। मैं कुछ कहता नहीं, पुरुष हूँ, रो नहीं सकता। मैं कुछ कहता नहीं, पुरुष हूँ, रो नहीं सकता। अपने दिल पर पत्थर रख लेता हूँ। कोई तुम पर उंगली उठाए सह नहीं सकता, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें डांटता हूँ। कोई तुम पर उंगली उठाए मैं सह नहीं सकता, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें डांटता हूँ। तुम्हें हर मौसम को सहना है, तुम्हें हर मौसम को सहना है, हर मुश्किल में अडिग रहना है। कल यदि मैं न रहा, कल यदि मैं न रहा, अपनी माँ को और इस घर को तुम्हें ही संभालना है। कल यदि मैं न रहा, अपनी माँ को और इस घर को तुम्हें ही संभालना है। तुम इस लायक बनो, तुम इस लायक बनो। तुम सोना हो, तुम सोना हो, मैं तुम्हें कठिनाइयों की आग में तपाकर कुंदन बनाऊंगा। तुम सोना हो, मैं तुम्हें कठिनाइयों की आग में तपाकर कुंदन बनाऊंगा। तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाऊंगा, हर रास्ते के काबिल तुम्हें बनाऊंगा। तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाऊंगा, हर रास्ते के काबिल तुम्हें बनाऊंगा। तुम्हारा पिता जो हूं मैं, तुम्हारा पिता जो हूं मैं। थैंक यू, शुक्रिया। क्या बोलूं मैं, हेड्स ऑफ, क्या बोलूं। एक पिता के दिल की आवाज, सच में माँ और पिता का प्रेम अलग अलग होता है। माएं अपने दिल की बात भी कह देती हैं, प्यार भी दिखा देती हैं बच्चों को। और अभी पिता लोग उतना जो अपनी भावनाओं को नहीं पहुंचा पाते हैं। हालांकि प्यार वो भी बहुत करते हैं, क्योंकि सुबह से बाहर उन्हीं के लिए काम करते हैं। बच्चों की खुशी, बच्चों की ख्वाहिशों का उन्हें ध्यान रहता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा कर्तव्य माता पिता का ये होता है कि अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि वो हर मुश्किलें, हर कठिनाई का सामना कर। बहुत ही आपने लाइन बोली, कल यदि मैं न रहा, अपनी माँ को, इस घर को तुम्हें संभालना है। बहुत ही प्यारा, मतलब क्या बोलूं। जब बीमार होते हो तुम, तुम्हारी माँ रोती है, मगर मैं कुछ कह नहीं पाता, और खून के आंसू रोता हूँ। कुछ ऐसा ही आपने लाइन बोली थी, बहुत। और कोई तुम पे उंगली उठाए ये मैं कह नहीं सकता, इसीलिए तुमको डांटता हूँ पहले कि कोई और तुम्हें सिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत आप, मतलब ये पिता की भावनाएं उसको व्याख्या कर। बहुत 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 शुक्रिया श्वेता जी। सर, मैं फिर बोलूंगी कि मैं अपने उतना अपने आप को काबिल ही नहीं समझती आपकी रचनाओं की समीक्षा करने का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा काम होता है ये थोड़ा बहुत उस रचनाओं को बोलने की, समीक्षा करने का, लेकिन मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझती हूँ। और सर ये कविता मैंने तभी लिखी थी जब उस लड़के के घर पे मैं गया था, तो मुझे लगा कि मेरा भी बेटा है। मैं एक पिता के रूप में क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं करता हूँ, और मुझे लगा कि शायद मैं ऐसा ही करूंगा दिखती जो है माफ कविता की, में लिखा है। लेकिन मैंने ज्यादा अच्छे से आपकी रचना पढ़ी थी। ये मैं भी ये बोल रही हूँ, ये रिचु जी लिख रही है, तो रुचि जी भावनाएं लेकिन मलय जी की है। भावनाओं ये तो मलय जी की है, रचना मलय जी की है।
हाँ, रुचि मित्तल जी ने मेरी कविता को किसी और मंच पे पढ़ा था, मेरा नाम लेकर के ही। और भाई रुचि मित्तल जी, आपने सचमुच बहुत अच्छा पढ़ा था। मैं खुद अपनी कविता उतना अच्छा नहीं पढ़ पाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मेरी कविता को अपनी आवाज दी। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, कॉल आ गया था और वो अटेंड भी नहीं कर पाई, तब तक कट गया, फिर आ गया। आ, मैं आगे बढ़ती हूँ। आप मैं आगे बढ़ती हूँ और स्वागत करती हूँ मीनू बंसल जी का सतीश धर के शब्दों में। रे रात तक बतियाना है शायद तेरी आदत है, देर रात बतियाना शायद तेरी आदत है, घड़ी मिलने आती है शायद तेरी यादें हैं। सॉरी, गलत पढ़ दिया था मैंने। देर रात तक बतियाना शायद तेरी यादें हैं, सांझ ढले मिलने आती है शायद तेरी यादें हैं। इस आंगन के हर कोने पर यादों का पहरा है, कभी हंसाती कभी रुलाती शायद तेरी यादें हैं। छत्तीसगढ़ की इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मैं स्वागत करूंगी मीनू बंसल जी का। मीनू बंसल जी, आपका हमारे काव्य कुमुद के पट पर हार्दिक अभिनंदन है। मीनू बंसल जी, चूंकि जी आप बहुत हमारे बहुत आभार। मीनू बंसल जी, चूंकि आप हमारे काव्य कुमुद के पटल पर हमसे पहली बार जुड़ी हैं, तो मैं जानना चाहूंगी आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि आपने लिखना कब से शुरू किया। जी मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो फाइनल ईयर था और मेरी एक जूनियर थी। थोड़ी बारिश वारिश का मौसम था, तो उसने बारिश के बनते बिगड़ते बुलबुलों पर एक कविता रची। और वो बुलबुलों का उसने एक मानव की जिंदगी से उन बुलबुलों को कोरिलेट किया। तो मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा, ये ऐसा नजरिया भी हो सकता है। तो मेरे मन में हुआ मैं भी अपना नजरिया किसी और तरह से देखूं हर एक चीज को। तो तब मुझे उससे प्रेरणा मिली। अभी मुझे उसका नाम भी याद नहीं है क्योंकि काफी साल ही हो गए मिले हुए। तब से मैंने कविताएं रचना शुरू किया। तो मैं कोई विधा या कुछ नहीं जानती, खाली अपने मन के भावों को उड़ेल देती हूँ। तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस में चले गए, बच्चे हो गए, उनके परवरिश में लग गए, कलम को थोड़ा थोड़ा विराम मिलने लगा, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही। लेकिन अब थोड़ा रिटायरमेंट की एज में है, तो मैं अपने प्रोफेशन से टाइम निकाल के कविताएं लिखती हूँ। और जब मेरी बेटी, एक ही बिटिया है मेरे पास, जब वो बेटी स्कूल गोइंग थी तो मैं उसको छोटी छोटी कविताएं लिख के देती थी। तो वो जब मंच पर बोलती थी और प्राइज लेके आती थी तो मुझे इतना खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी। ऐसा लगता था कि ये प्राइज उसे नहीं मुझे मिला है। मतलब कविताएं मेरी होती थी, आवाज उसकी होती थी। तो ऐसा लगता था उसे नहीं मिला, मुझे मिला है प्राइज। तो वो बड़ी हो गई, जैसे कहते हैं ना, इनहेरिट चला जाता है कोई गुण। तो वो भी कविताएं रचती है, लेकिन वो थोड़ा इंग्लिश में रचती है। लेकिन आज वो मेरी आलोचक है बहुत बड़ी। कहते हैं किसी को लिखने के लिए आलोचक की बहुत जरूरत होती है, तभी उसकी रचनाएं खूबसूरत बनती जाती है। तो मेरे हस्बैंड का भी सहयोग है, वो काफी सुनते हैं मुझे, मेरी कविताएं प्रशंसा करते हैं। लेकिन मेरी बेटी आलोचना करके सुधार करती है मुझ में। तो अब थोड़े टाइम से मैं लिखने लगी हूँ। मीनू बंसल जी, आपने अपना ये तो बताया कि आपने लिखना कब से शुरू किया, लेकिन आप अपना कुछ परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं? आपने बताया आप रिटायरमेंट की एज पे हैं, तो आप जरूर जॉब करती हैं। तो आप कहाँ से हैं, क्या नहीं करती जी, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। चंडीगढ़ मेरी बर्थ प्लेस है, लुधियाना में मेरी शादी हुई है। तो मैं जॉब नहीं करती, हमारा अपना खुद का हॉस्पिटल है। तो हैं? ओके ओके। शाम को मैं थोड़ा टाइम चैरिटेबल में देती हूँ, ताकि कुछ जो गरीब परिवार है, जो ये रह जाते हैं इलाज से और से, उनको हम फ्री में चिकित्सा उपलब्ध करवा सके। तो वहां तो मैं जरूर टाइम देती हूँ। और बाकी मॉर्निंग का थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं अपनी कविताएं लिखती हूँ। हमारा छोटा सा परिवार है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, बेटी है। और हम तीनों राधा कृष्णा के बहुत भगत है, मतलब बहुत प्रिय है मुझे राधा कृष्णा जी। तो ज्यादातर मेरी रचना में वो आ ही जाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। ठीक है।
आपका कार्य है। और मीनू जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपकी वो रचना सुनना चाहूंगी जिससे आपने हमारे पटल को सुशोभित किया है। हाँ जी, जरूर। ये भी मैंने श्री कृष्णा को डेडिकेट किया है। उसी को मैं कह रही हूँ, कृष्णा को। हाले दिल सुन लो मेरा तुम मेरे सांवरे, हाले दिल सुन लो हाले दिल सुन लो मेरा तुम मेरे सांवरे, खुश हो जाएंगे हम जो है तेरे बावरे। हाले दिल सुन लो मेरा तुम मेरे सांवरे, खुश हो जाएंगे हम जो है तेरे बावरे। जमाने का हूं मैं सताया हुआ, आया द्वारे तेरे मैं मुरझाया हुआ। जमाने का हूं मैं सताया हुआ, आया द्वारे तेरे मैं मुरझाया हुआ। मेरी लेता नहीं क्यों खबर ये बता, मानता हूँ इसमें है मेरी ही खता। क्योंकि हम इतनी देर मोह माया में रहे, हमने भगवान को कुछ पूछा ही नहीं है। तो ये तभी मैं कह रही हूँ, मेरी लेता नहीं क्यों खबर ये बता, मानता हूँ इसमें है मेरी ही खता। हाले दिल सुन लो मेरा तुम मेरे सांवरे, खुश हो जाएंगे हम जो है तेरे बावरे। पांच तत्वों का तूने ही तन है दिया, पांच तत्वों का तूने ही तन है दिया, प्राण तूने भरा तभी मैं जिया। जब मैं दुनिया में आया तो तूने सब है दिया, पर जब मैं दुनिया में आया तो तूने सब है दिया, पर मैं तुझको भुलाकर माया में जिया। नाम तेरा न कभी मैंने लिया, नाम तेरा न कभी मैंने लिया, फिर भी उलाहना न तूने मुझको दिया। अब ठोकर लगी तो याद तुझको किया। जब ठोकर लगती है तभी हम भगवान को मोस्टली याद करते हैं। अब ठोकर लगी तो याद तुझको किया, जाऊंगा कहाँ जो ठुकरा तूने दिया। अब ठोकर लगी तो याद तुझको किया, जाऊंगा कहाँ जो ठुकरा तूने दिया। हाले दिल सुन लो मेरा तुम मेरे सांवरे, खुश हो जाएंगे हम जो है तेरे बावरे। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना, बहुत ही प्यारी। कृष्ण और उनकी भक्ति को लेकर, भक्त पे आपने जो रचना लिखी है, बहुत ही प्यारी रचना है आपकी। और जो भी आपने जो फीलिंग डाली है इसमें, अपनी भावनाएं की, अगर सब कुछ मिल जाए और भगवान, मतलब मैं तुम्हारे सामने अपना सब कुछ लेकर के आता हूँ, अगर तुमने भी ठुकरा दिया, दुनिया हाँ ठुकरा अपनाते हो, लेकिन अगर आपने ठुकरा दिया तो हम जाएंगे कहाँ। तो ये आपकी जी, बहुत ही सोच है, क्योंकि हाले दिल पे इस चीज को लेके आना, मतलब ये थॉट आपके बिल्कुल अलग से थे कि इसमें दिल का हाल लोग सुनाते हैं, इश्क प्यार की बातें होती है, यहाँ भगवान और भक्त की आपने भावना रख दी। ये बहुत ही प्यारी आपकी, सराहनीय आपने एक कहते हैं ना, एक अलग ही मोड़ दिया, अलग ही अंजाम दिया है इसको, हाले दिल को। तो बहुत ही प्यारी, और भक्त और भगवान का रिश्ता ही ऐसा होता है। और सच कहते हैं कि जब हमें कुछ नहीं सोचता है तो हम भगवान को याद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब और एक एक पॉजिटिविटी मिलती है कि वो अगर साथ है तो हमारा कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल, और उसी सहारे, हम में से किसी ने भगवान को देखा नहीं है, या जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के कोई अल्लाह मानता है, कोई ईसा मसीह मानता है, कोई गुरुओं की, तो लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो फीलिंग होती है ना, जो अटैचमेंट होता है, जो एक एनर्जी होती है उनकी, हम सब के अंदर है। हम सब उनको दुख में याद करते ही करते हैं, और सुख में याद करें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। दुख सुख में, दोनों जी, में भगवान। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही प्यारी आपकी रचना मीनू जी। मीनू जी, मैं आगे और बढ़ती। जी जी, बोलिए। एक बात मैं कहना चाहूंगी। जैसे हमारा मेडिकल प्रोफेशन है, इसमें हमने बहुत से मिरेकल्स देखे हैं। मतलब हमें नहीं पता होता ये पेशेंट ठीक होगा या नहीं, पर कुदरत की तरफ से कई लोग कहते हैं भगवान नहीं है, कहाँ है, ये है। लेकिन हम मेडिकल प्रोफेशन वाले कहते हैं भगवान है। भगवान है तो हमने इतने मिरेकल्स देखे हैं, तो पेशेंट की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो उम्मीद से ज्यादा, बहुत ज्यादा कर जाते हैं, जी भी जाता है और जी जिंदगी में वो काम भी हासिल कर लेता है। बात है। इसीलिए हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो सबसे पहले मंदिर होता है घुसते ही, क्योंकि बिल्कुल, मिरेकल, जहाँ डॉक्टर भी हाथ खड़े लगते करने लगते हैं, वहां भी मिरेकल्स हो बिल्कुल, जाते हैं। हाँ, तो ये है बिल्कुल। कि सब
जो पावर है, सुप्रीम पावर से बढ़ के कुछ नहीं। और मलय जी, मैं आपसे बताना चाहूंगी, आपके लिए नीचे चैट चल रही है निरुपमा जी और ममता जी में, कि मलय सर की लेखनी के सभी फैन है जी, सही बात कहा। उन लोग की पूरी पर्सनल चैट चल रही है नीचे। जो 2-3 मैसेज पॉपअप हुए हैं, उससे ये दिख रहा है कि उन लोग की चैट चल रही है। आपने आज कहा है कि नहीं चलता है, तो मैं बता रही बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी, निरुपमा जी, आप सबका। हूँ। और मैं आगे बढ़ती हूँ, और हम दोबारा आएंगे अगर टाइम रहा, मीना जी, मीना जी। तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ आशा जी की तरफ। आशा जी का स्वागत करती हूँ रूपाली गोरे जी के शब्दों में। रूपाली जी बहुत अच्छी है, और उनके सुख होने की तो आपकी आदत, हर बात में आदत, आपकी मासूम मुस्कान और नजाकत, सॉरी यार लिखने में बहुत गड़बड़ी है, हर बात में खुश होने की आपकी आदत, आप मासूम, एक मीठी तेज कशिश करे हमें दीवाना, एक मीठी तेज कशिश करे हमें दीवाना, हो गया कि उसे ना बुलाना। रूपाली गोरे की खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करूंगी आशा किरण जी का। आशा किरण जी, आपका हमारे काव्य कुमुद के मंच पे हार्दिक अभिनंदन है। आशा किरण जी, आप जल्दी ही जुड़ी हैं आई थिंक हमारे मंच से। आपकी आवाज नहीं आ रही है आशा जी, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी कुछ महीने पहले ही मैं मंच से जुड़ी हूँ। मलय सर जी, आज आपकी बहुत तारीफ हो रही है। उषा जी भी लिख रही है मलय सर की लेखनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मलय सर, आप बहुत ज्यादा तारीफ। और आज तो मेरा दिन बन गया। तो आशा किरण जी पहली बार हमसे जुड़ी हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं। मैम, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, मेरा पालन पोषण जन्म सब दिल्ली में हुआ है। अब मैं गाजियाबाद शालीमार गार्डन में रहती हूँ। 2003 से मैं एकेडमिक जो एजुकेशन सेक्टर है उसी से जुड़ी हूँ, और पिछले 5 साल से मैं प्रिंसिपल के पद पे काम कर रही हूँ गाजियाबाद में। और हमेशा से लिखती हूँ, वैसे स्कूल टाइम से लिखती हूँ। पहले 2-2 3-3 लाइनें लिखा करती थी, अक्सर लिखती हूँ। लेकिन एक मेरी कलीग हैं, हम सेम स्कूल में अलग ब्रांच में पढ़ते थे, तनुजा श्रीवास्तव जी, जो आपके पटल से भी जुड़ी हैं। तो उनको मैं पढ़ती थी आपके उनके फेसबुक पेज पे। तो जी जी। उनसे मैंने कहा कि मैं भी लिखती हूँ, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अच्छा लिखती हो, तुम यहाँ पर मंच पे पार्टिसिपेट किया करो। तो उनके मार्गदर्शन में ही मैंने ये शुरू किया था। जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी गाजियाबाद इंदिरापुरम से ही हूँ। अच्छा। कनेक्टेड है दिल्ली से। राजीव जी भी जो स्टेज है वो भी दिल्ली में है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और आपकी तरह मलय जी भी एक स्कूल के प्रिंसिपल के पद जी से रिटायर है। जी, मैंने सुना। हाँ, तो केंद्रीय यहाँ पे विद्यालय। हाँ के बहुत सारे लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और तनुजा जी धन्यवाद करती हूँ तो हमारे मित्र। और आपने कहा पुस्तक लिखती हैं, तो आपने बता दिया, लेकिन आपके मतलब आप एक होता है ना, चाहती है कि हम भी लिख सकते हैं, वो ऐसा क्या कब हुआ। मैम, एक्चुअली हुआ ये कि स्कूल में जब कंपटीशन हुआ करते थे, कुछ तुकबंदी का कोई कंपटीशन था कभी, तो उसमें कोशिश की और वो बहुत बहुत ही मजेदार निकली। तो तब से मुझे समझ आ गया कि ये तो मैं कर सकती हूँ। तो तब से थोड़ा थोड़ा लिखने लगे। उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे एहसास होते हैं वो हम जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कोई समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो आई आई फाउंड कि कागज और कलम, ये मैं जो कहना चाहती हूँ वो दिखा सकते हैं, वो बिल्कुल बता बिल्कुल। सकते हैं। ठीक है। मलय जी, फिर से आपकी तारीफ हो रही है। मैं आज निरुपमा जी लिखती थी कि आपकी जो रचना है चिट्ठी, वो बहुत ही काबिले और मतलब जो आपने लिखी है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और लिखती है कि आपके फैन हम सब है। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया निरूपा। वो तो हाइकू विधा पे लिखी थी मैंने, और आपको अच्छी लगी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। चलिए सर, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ती हूँ। आशा जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी वो रचना सुनाएं जिससे आप हमारे, जिस रचना से आपने हमारे पटल को सुशोभित किया और आज आप हमारे साथ जुड़ी। जी जरूर। हाले दिल पे मैंने लिखा है ये। यूं ही न समझी जाऊंगी मैं, यूं ही न समझी जाऊंगी मैं, कुछ महारत जो तुम में हो, तब तो हाले दिल कहूं। वाह। रूह में झांकने की काबिलियत हो, रूह में झांकने की काबिलियत हो, लफ्जों के बिना माजी लो, तब तो हाले दिल कहूं। गलत सही का तराजू न लाओ, गलत सही का तराजू न लाओ, अल्फाजों में मेरे एहसास सुन पाओ, तब तो हाले दिल कहूं। बहुत खूब। मुझे सुनते हुए, मुझे सुनते हुए जमाने की वकालत गर ना करो, रिवायतों रिवाजों का कातिल गर मुझे ना कहो, तब तो हाले दिल कहूं। मेरी मुस्कान की, मेरी मुस्कान की दरारों के पार जा सको, मैं जरा कहूं तुम बहुत समझ सको, क्या बात है। तब तो हाले दिल कहूं। बड़े करीब से, बड़े करीब से जमाने की बेदर्दी मैंने देखी है, बड़े करीब से जमाने की बेदर्दी मैंने देखी है, फिसलते वक्त के हाथ में जाती अपनी हंसी देखी है, सोचती हूँ क्यों ही ये हाले दिल कहूं। धन्यवाद। क्या बात, बहुत खूब। थैंक यू। अल्टीमेट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मतलब आप लोग ऐसे हैं, तब तो हाले दिल को, मतलब आपने एक किसी की व्यथा कह दी कि हो आजकल अभी तक, मतलब अब तो 90% खत्म हो गया है, लेकिन जो चीज अभी भी कई घरों में स्त्रियों को समझा नहीं जाता है, जो है होम वायलेंस हो रहे हैं। बात बात पे सुनाना, तुम ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे हंसो, ऐसे बोलो, ये है मतलब। आपने लिखा है भी है अपने रिवाजों को मत तोड़ो, तो हाले दिल कहूं। बिल्कुल सही बात है कि स्त्री के मन की व्यथा समझो तभी तो हाले दिल कहे वो। बहुत ही प्यारा है, क्योंकि ये होता है। और कई जगहों पे तो मैंने ये एक दिन मैं एक डिबेट देख रही थी, तो मैंने इसमें सुना कि कई जगहों पे हाथ उठा देता है हस्बैंड अपनी वाइफ पे, तो इन लॉज जानते हैं कि गलत हो रहा है, वो सपोर्ट करते हैं लड़की का, लेकिन अपने बेटे से कहते हैं कि ये एक बार हो गया, अगली बार मत करना। नहीं ठीक है। मैम, एक्चुअली मैं जो कहना चाह रही हूँ इसमें, दिस इज नॉट अबाउट, सिर्फ औरतों की बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये टाइम ही ऐसा हो गया है कि चाहे आदमी है या चाहे औरत है, अपनी बात हम समझा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो हम बहुत इम्पेशेंट है आजकल, हम समझ ही नहीं सकते। बहुत, ये बिल्कुल सही बात कही है, वही मैं कह रही हूँ कि हम नहीं समझा सकते। और आजकल इसका डिवोर्स के जो रेशियो बढ़े हैं, कहते थे कि लव मैरिज में होती है डिवोर्स, क्योंकि इतना प्यार हो जाता है कि बाद में लड़ाई झगड़े। लेकिन अब अरेंज मैरिज भी नहीं टिकती है, बहुत बिल्कुल शादियां सही। 6 महीने, 1 साल भी नहीं टिक पाती हैं। जबकि कोर्टशिप में रहते हैं लोग। पहले तो आजादी नहीं थी कि आप हस्बैंड से, जब आपका अरेंज मैरिज है, देख भी सको, मिल भी सको, सीधे हम्म। क्या बस देखती थी और उसके बाद पूरी पूरी लाइफ गुजारती थी। आजकल तो अगर अरेंज मैरिज भी है ना, तो 1 साल 6 महीने प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि एक दूसरे को समझें, फिर भी, या हाँ, फिर भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये चीजें हैं, ऑब्वियसली है, ये सोसाइटी बढ़ रही है, किस तरफ जा रही है नहीं पता। लेकिन चूंकि मैं एक, सारी चीजें हैं और आपने इसको अपनी रचना में, और जितनी मेरी समझ थी, मुझे जितना, मैंने उसको उसमें व्याख्या की। लेकिन बहुत ही खूबसूरत रचना, बहुत ही प्यारी आपसे। मैं शुक्रिया। बताऊं कि जितने भी लोग हैं, सबकी रचनाएं इतनी खूबसूरत थी,
हैं, जितने लोग थे, मतलब जो 2 एब्सेंट हैं अभी इस वक्त नहीं है, उनकी भी रचनाएं बहुत ही प्यारी थी। कई बार पेरेंट्स और मैनेजमेंट नहीं समझ पाते हैं प्रिंसिपल के दिल को। बिल्कुल सही सर, आप जरूर समझ जाएंगे। आप और मैं जरूर समझ जाएंगे। सही बात है। तो मैं आगे अभी आपकी तरफ आऊंगी, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ और स्वागत करती हूँ नीरज श्रीवास्तव जी का फिर से शीश झर के शब्दों में। मत पूछ हाले दिल इश्क के बीमार का, मत पूछ हाले दिल इश्क के बीमार का, मुद्दत से नहीं देखा चेहरा जो यार का। ये कशिश आंखों की इश्क क्या जुनून है, ये कशिश आंखों की इश्क का जुनून है। खुद मिट कर देखा, खुद मिट कर देखा अंजाम प्यार का। मैं स्वागत करती हूँ नीरज जी का। नीरज जी, आपका हमारे काव्य कुमुद के पटल पर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद। दूसरी बार साथ लाइव पे हैं और नीरज जी फिर भी तीसरी बार। ओके, मैं आपके तीसरी बार हो। अच्छा, तीसरी बार है तो आपकी हैट्रिक है। आपको दूसरी बार मुलाकात हो रही है, फर्स्ट में आप ही और सेकंड में आपके साथ, इससे पहले ममता जी थे। वही मुझे याद है, और आपकी हैट्रिक हो रही है तो फिर तो आपको बहुत बधाई। और चलिए, अब तो आपके परिचय के मोहताज नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ। आपसे ये आप बताइए, आपको इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, इंस्पायर कैसे हुए? आपकी लेखनी का इंस्पिरेशन कोई होता है ना जो बहुत इंस्पायर करता है। लेखनी क्या होता है कि मन के भाव है, जो मुझे लगता है मैं कहीं से इंस्पायर्ड नहीं हुआ, खुद से इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि मुझे अंदर से भाव आते थे तो मैं लिखने की कोशिश करता था। तो कोशिश करते करते मैंने मतलब यहाँ तक धीरे धीरे उसको, मुझे नहीं पता था कि मेरी आगे चल के हॉबी बन जाएगी, बट आज के समय में हॉबी ये बन गई। अब जैसे क्या होता है कि सबके लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत सी चीजें आती हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कॉलेज टाइम में ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे अंदर मतलब किसी चीज को लेकर मैं थोड़ा दुखी था, डिप्रेशन में जाता है। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं जाके एक जगह ना बैठ गया जहाँ बहुत ही शांत एरिया था, ठीक है। तो वहाँ मेरे मन के अंदर कुछ भाव आए, तो मैंने उसका टॉपिक दिया सन्नाटा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बट सुनाना चाहूंगा कि मेरे मन में क्या भाव है। तो बैठा था, वहाँ एरिया शांत थी, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं अपना डिप्रेशन में हूँ। तो मेरे मन में आया कि है यह कैसा सन्नाटा, है यह कैसा सन्नाटा जो पांव पसारे है चारों तरफ, है यह कैसा सन्नाटा जो पांव पसारे है चारों तरफ। क्या है रात्रि के आगमन का डर, मतलब रात्रि आने वाली है। क्या है रात्रि के आगमन का डर या दिवस के जाने का गम, चारों दिशाओं में दूर तलक। है यह कैसा शांत वातावरण, न किसी के पदचाप की आवाज, न ही किसी की रुद्रन और करुण पुकार, और न ही किसी की हंसी मजाक। ऐसे में मैं बैठा खिन्न चुपचाप, ना उमंग ना तरंग ना जीने की चाह, शांत में मेरा मन अशांत। हो गया मेरे भूत के साथ, मतलब बीता हुआ कर, हो गया मेरे भूत के साथ। भी जी करता इस जीवन से छुड़ा लूं मैं अपना साथ, ताकि इस दुख भरी जीवन से मैं हो जाऊं हमेशा के लिए आजाद। सहसा मेरे हृदय से निकली एक कहाँ भरी आवाज, कायर करते हैं ऐसे दुष्काम। कहाँ गई वो सोचन शक्ति, कहाँ गई वो सोच विचार। जियो जीवन को नए ढंग से और करो कुछ ऐसे काम कि समाज देश और दुनिया में किए जाओ तुम अनंत काल तक। कहने का मतलब ये मन की भाव होती है, हम किसी चीज को देख के प्रेरित होते हैं, कभी अपने आप से भी इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब इंस्पिरेशन के लिए जो आपको मिल जाए वही आपका गुरु है, उसे गुरु बना लेना चाहिए। तो यही है कि बहुत ही प्यारा। और लिख भी रहा है कोई, किसी ममता जी ने शायद लिखा था कि आप अपने ही आप में पुर है नीरज जी। बहुत अच्छे से बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी आपका। है। और आपकी इस पहली मतलब जो आपने अपने जहां से शुरुआत की लिखने की, जो गहन चिंतन में थे और बता, उसी पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए। अब नीरज जी आगे करेंगे और मैं सुनना चाहूंगी आपकी वो रचना जिसके कारण आज हम फिर से तीसरी बार आप हमारे साथ लाइव। जी हाँ, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बट मेरे लिए बहुत ही टिपिकल कहा जाए टफ टास्क था, हाले दिल। क्योंकि आपके मंच पे पहली बार मैं आया, उसका कारण यही था जो शीर्षक दिए जाते हैं ना वो अपने आप में मतलब अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जी चुनौती भरा भी होता है। जी, इस वीक का जो शीर्षक है जो चल रहा है, आदि और अंत।
आदि और अंत जी हाँ, उसके आज शाम तक मैं टेस्ट दूंगा। क्या, मतलब बहुत ही, और मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही थी कि कैसे लोग लिखेंगे इस शीर्षक पे, इतने टफ पे। इतनी प्यारी प्यारी रचनाएं हैं ना, अभी मैं कल पढ़ रही थी कुछ रचनाएं, इतनी प्यारी प्यारी रचनाएं। मैं दीदी से बोल भी रही थी कि हम लोग कहाँ से लाते हैं इतना दिमाग, और कैसे लिखते हैं समझ में नहीं आता। सोच के सागर मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं समय न लेते हुए सुनाता हूँ अपनी ये रचना। शीर्षक है हाले दिल। हाले दिल सुनाओ किसे, हाले दिल सुनाओ किसे, किससे करूं मैं फरियादे। हाले दिल सुनाओ किसे, किससे करूं मैं फरियादे। मेरे दिल की धड़कन में अब भी बसती है तेरी सांसें। तन्हा सी महफिल में भी, तन्हा सी महफिल में भी दीदार तेरा ही होता है। तन्हा सी महफिल में भी दीदार तेरा ही होता है। कतरा कतरा हर लम्हे का अरमान नया संजोता है। वक्त की रुस्वाइयों ने, वक्त की रुस्वाइयों ने ताउम्र हमें सताया है। जिंदगी के इस मोड़ पर वक्त ही हमको लाया है। रुस्वा न तेरी मोहब्बत थी, रुस्वा न तेरी मोहब्बत थी, ना ही मैं खुद गर्ज था। रुस्वा न तेरी मोहब्बत थी, ना ही मैं खुद गर्ज था। रुखसत हुई तू घर से अपने, वहाँ मुझे भी दर्द था। मजबूर खरा मैं क्या करता, मजबूर खरा मैं क्या करता। बदनामी न तेरा मंजूर था। खामोश निगाहों से, खामोश निगाहों से अश्क बहते रहे और मैं खड़ा मौन था। सोचा था एक छोटा सा आसिया भी अपना होगा, छोटा था एक छोटा सा आसिया भी अपना होगा। मोहब्बत के फूलों का एक छोटा सा बगिया होगा। वो भी मुकम्मल हो न सका, वो भी मुकम्मल हो न सका किस्मत के सामने। ने भी कसर न छोड़ा, अपनों ने भी कसर न छोड़ा। वो भी लगे थे दागने। अरसा बीत गए हैं फिर भी, अरसा बीत गए हैं फिर भी संग सता तू रहती है। ख्वाबों की मलका बन तू दस्तक दिल में देती है। अब आरजू बस इतनी है, अब आरजू बस इतनी है कि तू सदा आबाद रहे। रहमत खुदा की मिले तुझे, तुझे हर सौगात मिले। आरजू बस इतनी। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छा। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये जो है जिसके लिए आप बुलेट कह रहा है कि अब खाले दिल से किससे दिल की बात करूं, जिससे मतलब जिससे वो इश्क करते थे वो तो उसकी जी शादी हो गई, और मैंने जी कुछ बोला, खड़ा खड़ा देखता रह गया कि उसकी बदनामी का डर था। और धन्यवाद। अभी भी, हाँ, अभी भी मैं उससे इतना प्यार करता हूँ अरसा बीतने के बाद भी। और उसके लिए दुआएं दिल से निकलती हैं कि तुम्हारे लिए खुदा की रहमत बरसती रहे। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी रचना, बहुत ही प्यारी आपकी रचना, बहुत ही प्यारा आपने लिखा है नीरज जी। आप प्यारा लिखते हैं, तभी आप बार लगातार तीसरी बार हमारे साथ हैं। और मैं आगे बढ़ती हूँ अब, और पहुंचती हूँ निकेश कुमार जी की तरफ। निकेश कुमार जी का मैं स्वागत करती हूँ सरोज अग्रवाल के शब्दों में। कैसे संभालूं दिल को अब संभाल, दिल तो अब संभलता नहीं। कैसे संभालूं दिल को अब संभलता नहीं, उसकी आंखों की कशिश भूलता नहीं। पैनी नजर चुप गई, पैनी नजर चुप गई नश्तर की तरह। क्या करूं उसके बिन अब दिल लगता नहीं, क्या करूं मैं अब उसके बिन दिल लगता नहीं। सरोज अग्रवाल जी की इतने खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ निकेश कुमार जी का। निकेश कुमार जी, आपका हमारे काव्य कुमुद के पटल पर हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, एवं समस्त आदरणीयों को मेरा प्रणाम। निकेश जी, आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, और मैं ये भी बता रही हूँ कि आप अभी कुछ दिनों से ही लिखना शुरू किए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं पटल पे लिखते हुए। और आप कुछ महीने हुए काव्य कुमुद मंच से जुड़े हुए, जी और हमारे एक मित्र हैं, वो भी कुछ महीनों से काव्य कुमुद मंच पर लिखते हैं, श्री पंकज कुमार कर्ण जी। और जी उन्होंने ही मुझे मेरा हाँ मार्गदर्शन किया कि आप लिखते हैं तो आप इस मंच से जुड़िए, और इस मंच में अच्छी अच्छी रचनाएं आती हैं तो जी, मैं आप आपको उनको पढ़ के लाभान्वित।
कुछ बहुत पुराना मंच नहीं है। अभी इसको भी ये 3 फरवरी से 3 दिसंबर 4 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। बहुत पुराना मंच नहीं है, लेकिन हाँ, रचनाकार इसमें एक से बढ़कर एक है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और इतना टफ कंपटीशन होता है यहाँ पे कि मतलब मजा आता है पढ़ने में। सीरियसली अगर मैं कहूँ कि अगर पढ़ करके मजा आ रहा है, तो वाकई ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं पहली बार पढ़ रही साहित्य और हूँ। काव्य, महोदया, साहित्य और काव्य का उद्देश्य ही है आनंद देना। तो इस जी मंच से यदि सभी लोग आनंदित हो रहे हैं तो जी। ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। हाँ जी। और निकेश जी, अब मैं आपका परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, और आपने लिखना कब से शुरू किया। जी, मेरा नाम निकेश कुमार ठाकुर, मेरा घर बिहार राज्य में सुपौल जिला के एक गांव में है, और वर्तमान में मैं बिहार के ही कटिहार जिले में एक माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। और लेखनी का मेरा बहुत पुराना अनुभव नहीं रहा। ऐसे कॉलेज लाइफ में 2-4 पंक्तियां लिखा करता था, बीच में शिथिल हो गया। लेकिन अब जब बहुत सारी साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने के बाद एक नई ऊर्जा मिली, और यथासंभव यथाशक्ति कुछ कुछ जी, लिखने का अभ्यास कर रहे ही प्यारा आप लिखते हैं निकेश जी। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है शिक्षा देने से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। और तीनों जो मेल पोएट है वो हम बिहार को बिलोंग करते हैं। तो आप तीनों को पहले बहुत, आप तीनों एक ही स्टेट से आए, और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तो नहीं जानते कौन किस स्टेट में है क्या है, लेकिन जब सुनते हैं पता चलता है तो मतलब लोग कहते हैं बिहार की वैसे भी एकेडमी, जिसने पढ़ा बिहार में, जो जो पढ़ने वाला होता है वो वाकई बहुत आगे जाता है। क्योंकि हमारे देश को आईएएस देने वाला, ज्यादा से ज्यादा आईएएस देने वाला, आईएएस पीसीएस देने वाला जो राज्य है, वो स्टेट है, वो बिहार ही है। कहते हैं या तो वहां के लड़के आईएएस पीसीएस बनते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पे जाते हैं, या तो वही है कि वहां से शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है। और अच्छा लगता है कि आप सब लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। अब निकेश जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी वो रचना सुनाएं जिसके वजह से आज हम लाइव पे हैं, हाले दिल पर। हैं। जी, ये मेरी रचना है हाले दिल पर। हम्म। क्या बताऊं तुमको, क्या बताऊं तुमको अपना हाले दिल, दूर से ना पूछ कभी तो पास आके मिल। आईने की तरह साफ है मेरा ये फसाना, आईने की तरह साफ है मेरा ये फसाना, पढ़ना शौक से इस दिल का अफसाना। पन्ने पन्ने में इश्क का एक मंजर मिलेगा, पन्ने पन्ने में इश्क का एक मंजर मिलेगा, हर कतार में चुभता हुआ खंजर मिलेगा। चोट खाए हुए दिल तन भी सिहरे मिलेंगे, चोट खाए हुए दिल तन भी सिहरे मिलेंगे, दिया जो जख्म अभी तक वो गहरे मिलेंगे। मुद्दत के बाद भी, मुद्दत के बाद भी आंखों में एक नमी होगी, होंगे सभी हमारे अपने पर तेरी कमी होगी। नम आंखों को भी, नम आंखों को अब भी तेरा इंतजार होगा, वही एहसास आज भी उतना ही प्यार होगा। झरोखों से देखोगे तो अनगिनत यादें होंगी, झरोखों से देखोगे तो अनगिनत यादें होंगी, खुदा से मांगी तेरी सलामती की फरियादें होंगी। दिल की बगिया में महक, दिल की बगिया में महकते हुए फूल मिलेंगे, हरी भरी घासें होंगी, कहीं उड़ती धूल मिलेंगे। सात सुरों की सरगम से सजे संगीत मिलेंगे, प्रेम की बगिया में मेरे प्रेम के ही गीत मिलेंगे। आके देख एक बार, आके देख एक बार, कहीं बीत न जाए ये रहना, वक्त निकलने के बाद न छलक जाए तेरे नैना। आके देख, आके देख और हाले दिल का इकरार कर, जो आ जाए प्यार तो जी भर के मुझे प्यार कर। आके आके देख और आके देख और समथिंग था।
और इसमें दिल का जो भी है किसमें आप बताओ, लास्ट लाइन आपकी बहुत प्यारी थी, फिर से बोलो। आके देख और हाल दिल का इकरार कर, जो आ जाए प्यार तो जी भर के मुझे प्यार कर। जो आ जाए प्यार भर के मुझे प्यार कर। आपने जो वर्णन किया है ये आपका दूसरी तरह का वर्णन है कि आप उस लड़की के हाले दिल का, मतलब पोएट अपनी प्रियतमा का हाले दिल जानना चाहता है, और वो कहता है कि के बगिया में तेरे प्रेम के ही फूल है और मेरे दिल में तुम रहती हो, उस तुम्हारे लिए ही मेरे मन से दुआएं लिखती है, और तुम्हारे लिए मेरे नम आंखों से मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, आओ और अपने दिल का हाल सुनाओ। बहुत ही प्यारी आपकी रचना, बहुत ही खूबसूरत। मतलब आज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हाले दिल हमने सुनना बोला, किसी ने भक्त और भगवान बताया, किसी ने वॉयलेंस को लेकर के, चाहे वो मेल चाहे फीमेल जो भी है उनके हिसाब से, किसी ने बताया। इस बात को लेकर हमारी मित्र मंडली में कुछ हंसी मजाक भी हुई थी। हमारे एक मित्र हैं जो इस पटल से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा भी था कि अभी ये टॉपिक मेरे लिखने का नहीं है, इस टॉपिक पर निकेश जी ही लिख सकते हैं, वो श्रृंगार पे लिखते हैं कुछ। बहुत ही खूबसूरत रचना कविता जी लिखती हैं कि हम भी बिहार से हैं, और सब बहुत लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। सारे लोग आपका लिए और आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं। और सविता जी लिखती हूँ जय हो बिहार की, मतलब अब तो स्टेट वाइज हो गया। तो बहुत सारे पोएट हैं जो हमारे पटल पे लिख रहे हैं, बिहार के हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप लोग। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ती हूँ, और आप लोगों से हमने दूसरी रचना नहीं सुनी है, मेरे ख्याल से 3 पोएट है, उनसे दूसरी रचना से सुनने से पहले मैं अपना हाले दिल जो मैंने कुछ महीने पहले लिखा हुआ था वो सुनाती हूँ। फिर मैं आप तीनों फीमेल पोएट और दोनों फीमेल पोएट और निकेश जी से उनकी दूसरी रचना भी सुनूंगी, और नीरज जी से भी। करते हैं हम तुम्हें प्यार कितना, करते हैं हम तुम्हें प्यार कितना, ये जताएं कैसे, किश्तों में मिले हो तुम, किश्तों में मिले हो तुम, ये बताएं तो बताएं कैसे। इश्क है, इश्क है हमें तुमसे कितना, इश्क है हमें तुमसे कितना, दुनिया से छुपाएं कैसे। हर्फ दर हर्फ, हर्फ दर हर लिखते हैं नाम तुम्हारा, हाले दिल सुनाए कैसे। भरे अंजुमन में, भरे अंजुमन में तुमसे नजरें मिलाए तो मिलाए कैसे। भरे अंजुमन मतलब महफिल, भरे अंजुमन में तुमसे नजरें मिलाए तो मिलाए कैसे। हकीकते मोहब्बत, हकीकते मोहब्बत करती हैं ये आंखें बयां, फिर इन्हें चुराएं कैसे। सपना हो, सपना हो या हो हकीकत, सपना हो या हकीकत, ख्वाबों में छुपाए कैसे। दिल की बात, दिल की बात यूं दिल में हम दबाएं तो दबाएं कैसे। याद आते हो तुम, याद आते हो तुम तो हो जाती है नमसी मेरी आंखें, याद आते हो तुम तो हो जाती है नमसी मेरी आंखें। बिन तेरे, बिन तेरे इस नाशाद दिल को समझाएं तो समझाएं कैसे। बिन तेरे इस नाशाद दिल को समझाएं तो समझाएं कैसे। तो धन्यवाद जिनका भी कमेंट आया है, थैंक यू आप लोगों को। तो ये थी मेरी रचना। अब आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं तो सब आप लोग अपनी एक एक प्यारी प्यारी सी रचना सुनाइए जो आप लोगों को पसंद है। मैं किसकी तरफ आऊं, आप लोग बताइए सबसे पहले कौन सुनाएगा आज। चलिए प्रिंसिपल साहिबा से बोलती हूँ, वो सुनाए सबसे पहले। आपकी आवाज म्यूट है। मैं एक चुन लेती हूँ। पसंद तो मुझे सभी हैं जो मैंने लिखी है, मैं एक चुन लेती हूँ। आंखों की चमक से, आंखों की चमक से दिल की चुभन बनने के सफर का किस्सा ना पूछो यारों। आंखों की चमक से दिल की चुभन बनने के सफर का किस्सा ना पूछो यारों, कि मेरी बेपरवाही का नाटक दुनिया जरा कमजोर पाएगी।
कि मेरी बेपरवाही का नाटक दुनिया जरा कमजोर पाएगी। चट्टानों सा मजबूत मानते हैं दोस्त मेरे, चट्टानों सा मजबूत मानते हैं मुझे दोस्त मेरे, उनकी मुस्कुराहट की एक वजह मैं भी हूँ। चुप रहती हूँ कि सच बता दूं तो हिम्मत तो उनकी भी कुछ डगमगा जाएगी। चुप रहती हूँ कि सच बता दूं तो हिम्मत तो उनकी भी कुछ डगमगा जाएगी। कि वजह तो कई है मुस्कुराने की मेरे पास भी, कि वजह तो कई है मुस्कुराने की मेरे पास भी, पर तेरे होते तो जीते जी भर बस यूं जिंदा नहीं होते। कि तेरे होते तो जीते जी भर बस यूं जिंदा नहीं होते। चलो लंबी उम्र है अभी, चलो लंबी उम्र है अभी, देखें देखें मुझसी मोहब्बत तुझे कौन कर पाएगी। देखें मुझसी मोहब्बत तुझे कौन कर पाएगी। तुम रोम रोम में हो मेरे, तुम रोम रोम में हो मेरे, तेरे दूर रहने से इस एहसास में इस कोई कमी, एहसास में कोई कमी कभी बूंद भर ना आएगी। कभी बूंद भर ना आएगी। तेरे ख्याल में तेरे जगती हूँ, ख्याल में जग तेरे ख्याल में जगती हूँ, ख्याल में तेरे आंख लगती है मेरी। तेरे ख्याल में जगती हूँ, ख्याल में तेरे आंख लगती है मेरी। आखिरी सांस तक यही सारिणी दोहराई जाएगी। आखिरी सांस तक यही सारिणी दोहराई जाएगी। धन्यवाद। आखिरी सांस तक यही सारणी दोहराई जाएगी। वाह, बहुत प्यारा, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये जो आपने लाइन लिखी थी, तुम रोम रोम में हो मेरे, बहुत ही खूबसूरत। किर्ज का जो आपने कहा कि मेरे सिवा कौन इतना चाहेगा। उषा किरण, सॉरी, उषा शर्मा जी की कुछ लाइन आई है, मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने श्वेता की। जी, जी 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 आई एम सो सॉरी, मुझे बीच में आना पड़ रहा है। जी 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 आशा जी नमस्कार, आप सब मनीषियों को मेरा नमस्कार। अब आशा जी एक रिक्वेस्ट है, जी अपने प्रशंसकों की लिस्ट में एक मेरा नाम और जोड़ लीजिएगा आप। जरूर जरूर, शुक्रिया शुक्रिया बहुत सर। बहुत बहुत ही उम्दा पढ़ा आपने, मतलब आपके थैंक पढ़ने की जो कशिश है ना, मैं बीच में मैं इससे पहले भी आना चाहता था पर मैं ओके, आ नहीं पाया। मैंने कहा नहीं, ये लाइफ बिगड़ जाएगी। पर आप पढ़ती बहुत अच्छा हैं, जितना अच्छा आप लिखती हैं उतना अच्छा आप पढ़ती हैं। उषा शर्मा जी शुक्रिया। की पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा। श्वेता जी सॉरी, जी जी पढ़िए। आज्ञा है? जी 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 ओके, तो उषा शर्मा जी ने लिखा कि बीते पलों की खुशबू बन यादों में महकते हैं एहसास। बीते पलों की खुशबू बन यादों में महकते हैं एहसास, और अधूरे अरमानों के तमाम किस्सों को सहारा लिखा है। मोहब्बत की कहानी जो खूबसूरत अंजाम न बन सकी, डायरी के पन्नों में दर्ज हाले दिल हमारा लिखा है। डायरी के पन्नों में दर्ज हाले दिल हमारा लिखा है। उषा शर्मा जी वैसे ही बहुत अच्छा लिखती हैं। निकेश कुमार ठाकुर जी बहुत बहुत उम्दा लिखते हैं आप, और आपका जो संस्कृत में जो आपका आता है जयतु भारतम, मैं उससे ही समझ गया था कि आपका संस्कृत से कहीं ना कहीं आलेख जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, और आपसे आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा, और उतना अच्छा पढ़ते हैं आप। डॉक्टर साहिबा के तो क्या ही कहने। मुझे नहीं पता था कि मतलब आप रेगुलर चिकित्सक हैं, और बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। नीरज जी मतलब क्या कहने, आप तो थर्ड बार आ रहे हैं, लगातार तीसरी बार आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। जुड़े रहिए और ऐसे ही लिखते रहिए। मैं हमेशा ना एक आने की वजह खोजता हूँ कि मैं आज किस कारण से जाऊं। तो आज मुझे 3 कारण मिल गए, बाकी 2 कारण तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। डॉक्टर मीनू बंसल जी मिली, निकेश कुमार ठाकुर जी मिले आज मेरे आने का कारण। मैं लाइव में मतलब मैं हर बार आने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई ना कोई कारण जरूर खोजता हूँ। और आज मुझे तीसरा कारण मिला, वो मिली आशा किरण जी। आपके शुक्रिया पढ़ने सर। का मतलब नजरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली आई लाइक इट। शुक्रिया शुक्रिया सर। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, और बहुत ही अच्छा। अच्छा, मैं अभी जैसे श्वेता जी कह रही थी कि हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार की रचनाएं आती हैं, तो हम लोग जो निर्णायक मंडली हमारी जो चुनने की कोशिश करती है ना, हम लोग भी यही चाहते हैं कि सब्जेक्ट वही है लेकिन भाव अलग हों।
अब देखिए डॉक्टर मीनू बंसल जी ने उसको भक्ति के ऊपर लिखा, दिनेश कुमार ठाकुर जी ने उसको अलग रंग पे लिखा, आशा जी ने उसको अलग रंग पे लिखा। तो हम चाहते हैं कि ये हमारी जो माला है कुमुद की, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कुमुद हों। इसी प्रकार से हम लोग काव्य कुमुद को खोजना चाहेंगे और बनाना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आप सबको सुन करके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। श्वेता जी जी आ जाइए, अब आपकी बारी है, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत जी जी। धन्यवाद आप सबका। आह, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, और मैं अभी थी आशा जी की तरफ, अब हम पढ़ते हैं मीनू बंसल जी की तरफ। मीनू जी, आप, मैं चाहूंगी कि आप अपनी कोई प्यारी सी छोटी सी रचना हमें सुनकर, पढ़कर सुनाएं। जी जरूर। अभी भी मेरे पास बहुत सी ऐसी महिलाएं आती हैं मतलब जिनको बेटी नहीं चाहिए होती। मुझे नहीं पता वो प्रेशराइज होती है या कैसी। हमारे क्लिनिक पे तो ऐसा कोई वर्क होता ही नहीं। अभी तो गवर्नमेंट ने भी बहुत पाबंदियां लगा दी, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो अनपढ़ महकमे में जैसे होते हैं, जैसे कोई दाइयां वाइयां होती हैं, उनके पास जाके ये लोग अपना अबॉर्शन वगैरह करवाते हैं, क्या करते हैं। तो इसके बारे में मैं सभी महिलाओं के लिए ये कविता पढ़ना चाहूंगी। जी जी जी। ईश्वर का वरदान है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी, माँ का अभिमान है बेटी। ईश्वर का वरदान है बेटी, माँ का अभिमान है बेटी। हर परिवार की आन है बेटी, हर परिवार का मान है बेटी। तुझे जगत में लाने को ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया, तुझे जगत में लाने को ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। अभिवादन करती हूँ तेरा, तूने माँ मुझको है बनाया। अभिवादन करती हूँ तेरा, तूने माँ मुझको है बनाया। इस जगत में आकर बेटी, इस जगत में आकर बेटी, तूने माँ का मान बढ़ाया। तुझको जग में लाकर मैंने, तुझको जग में लाकर मैंने नारी शक्ति को जगाया। मुझे जगत में लाने को ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। अभिवादन करती हूँ तेरा, तूने माँ मुझको है बनाया। कोख में ही मरवा डालते बेटी, कोख में ही मरवा डालते बेटी, जो नारी शक्ति को है भुलाए। कोख में ही मरवा डालते बेटी, जो नारी शक्ति को है भुलाए। एक सिंघनी माँ ही अपनी, एक सिंघनी माँ ही अपनी सिंघनी को जग में लेकर आए। तुझे जग में लाने को, तुझे जग में लाने को ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। अभिवादन करती हूँ तेरा, तूने माँ मुझको है बनाया। नारी की कोख से ही तो, नारी की कोख से ही तो मानव, नारी की कोख ही तो मानव वंश बढ़ाए। नारी की कोख ही तो मानव वंश बढ़ाए। नर बनकर न जाने को यह बेटी का अस्तित्व मिटाए, नर बनकर जाने क्यों यह बेटी का अस्तित्व मिटाए। तुझे जग में लाने को ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। अभिवादन करती हूँ तेरा, तूने माँ मुझको है बनाया। शायद, शायद भय के कारण ही, शायद भय के कारण ही नर शक्ति को जग में नहीं लाता। शायद भय के कारण ही नर शक्ति को जग में नहीं है लाता। मूर्ख नर ऐसा कर अपने हाथों अपना अस्तित्व मिटाता। मूर्ख नर ऐसा कर अपने हाथों अपना अस्तित्व बनाता मिटाता। तुझे जग में लाने को ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। अभिवादन करती हूँ तेरा, तूने मुझको माँ है बनाया। मैं सभी औरतों से अपील करती हूँ, अपनी बेटियों को जग में लाओ और नारी शक्ति को बढ़ाओ। जी मैं, आपकी रचना बहुत सुंदर, लेकिन बहुत ही प्यारी जो आपने बेटियों के लिए लिखा है। बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अब जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है, और अब रेशियो लड़कियों की रेशियो बढ़ गया है। 1020 लड़कियां हैं तो 980 लड़के हैं अभी हमारे बीच। अब लड़कियां ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है अवेयरनेस बहुत फैली है। चाहे हॉस्पिटल बैन किया गया है ये सारी चीजें या कुछ, क्योंकि जिन गाँव की हम बात करते हैं ना, वहाँ इलिटरेट लोग होते हैं, और क्या होता है उनके पैसे जो नहीं पता कि आगे लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब हमारे में जागरूकता आई है।
तो लोग जिस तरह आगे बढ़े हैं, बेटियों को, अब लड़कियों को खूब सराह दे रहे हैं और उनको आगे निकाल रहे हैं। इवन पहले क्या होता था, लोग पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते थे, लड़कियां ग्रेजुएशन की या ग्रेजुएशन में शादियां शादियां शादियां, लेकिन अब लड़कियों की नौकरी पे भी ध्यान दिया जा रहा था। लड़कों को बाहर भेज दिया जाता था, लड़कियां घर में बैठ के पढ़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सिटी, बाहर की सिटी में भी जाती है, हॉस्टल्स में भी रहती है, जॉब भी कर रही हैं लड़कियां, खुद से शादी के डिसीजन भी ले रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि बहुत आगे है, और काश ऐसा ही निकलता रहे, सारे लोग ऐसे ही अवेयर हो जाएं, और तभी हमारे देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। बहुत प्यारी आपकी रचना। और अब मैं ये आगे संदेश केवल नारियों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो औरतें दबाव में आती हैं और अपने हस्बैंड के या घर वालों के, और ये करना पड़ जाता है। तो वो जो है चीजें होती हैं, क्योंकि ये संदेश सबके लिए है, बिल्कुल सही कहा। और उसके आगे बढ़ती हूँ मैं निकेश जी की तरफ, और उनसे निकेश जी, आप अपनी कोई रचना सुनाएं हमें। जी धन्यवाद। कुछ समय पहले ही कोरोना की जो एक भयावह त्रासदी जो पूरे विश्व में लोगों ने झेला, उस पर हमारे मन में कुछ भाव जगे थे, जिसको हमने लिखा है। वैसे ये लंबी है, लेकिन मैं इसकी कुछ पंक्तियां ही सुना रहा हूँ। जी जी जी। और शीर्षक है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह बिखरा हुआ तेरा जीवन, उखड़ा उखड़ा यह मानव मन, फिर बदलेगा सर्वस्व यहाँ, सब लोग मिलेंगे जहां तहाँ। बदहाली का यह आलम, बदहाली का यह आलम, खुशियों से सवर जाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। अर्थात ये जो कोरोना का बुरा वक्त है, एक न एक दिन इसको जाना ही है। और माना बिगड़े हालात है, माना बिगड़े हालात हैं, कयामत के दिन रात हैं, फिर भी तू आगे बढ़ता जा, पग पग की सीढ़ी चढ़ता जा। संभलेगा यह चक्र और, संभलेगा यह चक्र और, तू भी कुछ कर जाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह वाह, गुजर जाएगा। बहुत ही प्यारा आपकी रचना, बहुत ही प्यारी। और वाकई ये वक्त गुजरेगा, गुजरा ही है, बहुत सारा चीज धीरे धीरे गुजरी। और ओमिक्रॉन में लोग तो थोड़ा सा ये हो गए थे कि चलो ठीक है, रिलैक्स से आ गए थे, लेकिन हाँ, जो वेव 2 आई थी इसकी, कोरोना की, पता नहीं कितने लोगों की नौकरियां तो छोड़ दीजिए, घर वालों को जो लॉस हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी के जानकारी में ऐसा हुआ होगा कि मतलब चाहे वो फ्रेंड सर्किल कह ले या फिर उनके रिश्तेदारों में कह ले, कोई ना कोई डेथ जरूर सुनाई दी थी। बहुत ही भयानक मंजर था वो, और लोग पहुंच नहीं पाए थे, बहुत ही ज्यादा मंजर था भयानक। और उसमें एक राइटर थी, मैं उनको पर्सनली भी जानती थी, वो वो उनकी भी डेथ हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत लोग ने बहुत लोगों को खोया, बहुत भयानक मंजर था। क्या कर सकते हैं, सब लोग सुख अच्छे से रहें, यही मनोकामना है सबके, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जिंदगी का सुख दुख का नाम है आता जाता रहे, लेकिन स्वस्थ रहे सब के अपने साथ हो, तो बस और क्या चाहिए जीने के लिए। नीरज जी, मैं लिखती हूँ आपकी तरफ छोटी सी रचना। मैं सीधे रचना पे ही पहुंचता हूँ, क्योंकि समय भी कम है। जी। शीर्षक है हुस्ने अदा। हुस्ने अदा को तेरी देख, चांद भी शर्मा गया। हुस्ने अदा को तेरी देख, चांद भी शर्मा गया। नैनों के तेरे जलवे से सूरज को पसीना आ गया। मुस्कान जो तेरी देखी तो फूलों को हंसना आ गया।
सुन प्यारी आवाज तुम्हारी, कोयल भी घबरा गया। उसने अदा को तेरी देख, चांद भी शर्मा गया। काले घने तेरी जुल्फों से बरखा को बरसना आ गया। काले घने तेरी जुल्फों से बरखा को बरसना आ गया। रात हुई तो तुझको देख, या दुल्हन किसी को आ गया। सोच रहा था क्या लिखूं मैं, सोच रहा था क्या लिखूं मैं, पर तेरी सूरत को देख लिखना मुझे भी आ गया। उसने अदा को तेरी देख, चांद भी शर्मा गया। धन्यवाद। बहुत ही प्यारी आप, वापस बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी। मैं थी यहीं पे थी, बेटा आ गया था, कुछ पूछ रहा था, मैं उसको बताने लगी थी। तो बहुत ही प्यारी आपकी रचना नीरज जी। आपने जो बताया कि मतलब आपने जो लिखा है वो अपनी प्रेयसी के लिखा है, तो वो बहुत ही खूबसूरत रचना आप। और अब मैं चाहूंगी कि चूंकि मलय सर हमारे साथ लगातार 5वीं बार जुड़े हुए हैं, आज की कार्यक्रम का समापन कुछ अपनी पंक्तियों को सुनाते हुए आज मलय जी करेंगे। मलय जी को मैं ये अपना कार्यभार सौंप रही हूँ। मैं हूँ यहाँ पे साथ में मलय जी के, लेकिन मलय जी अपनी कुछ पंक्तियां सुनाते हुए करेंगे। मलय जी। मेरी पंक्तियां। हम्म। अ, बस दो चार लाइन मैं पढ़ता हूँ। और आज आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और काव्य कुमुद मंच की शोभा बढ़ाई। जैसा कि श्वेता ने कहा है, तो ये मैं कुछ लाइन अपनी रचना का आपके सामने रखता हूँ। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, दौलतों की तराजू पर मोहब्बत नहीं तौलते, दौलतों की तराजू पर मोहब्बत नहीं तौलते, महफिलों में यार की सोहबत नहीं मिलती, महफिलों में यार की सोहबत नहीं मिलती, मिलते तो हजारों हैं इस जिंदगी में बारहा, मिलते तो हजारों हैं इस जिंदगी में बारहा, हर किसी से प्यार की कुर्बत नहीं मिलती, नहीं हर मिलती। किसी से प्यार की कुर्बत नहीं मिलती, शिद्दत से आरजू हो तो मोहब्बत मिले मलय, शिद्दत से आरजू हो तो मोहब्बत मिले मलय, यूं ही राह चलते हर किसी से मोहब्बत नहीं, यूं ही बहुत राह चलते हर किसी से मोहब्बत नहीं मिलती। आप सब अपनी मोहब्बत काव्य कुमुद के मंच से बनाए रखें, खुश रहें, मस्त रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मैं शुक्रिया। और नीरज श्रीवास्तव जी, नीलेश ठाकुर जी, मीनू बंसल और आशा किरण जी के साथ आज की लाइव सेशन का समापन करती हूँ। नमस्कार।